अगर संसद चाहे तो क्या संविधान का कोई भी आर्टिकल बदल सकती है? क्या फंडामेंटल राइट भी हटाए जा सकते हैं? और अगर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है तो उनको लिमिट कौन कर रहा है? इन सब का जवाब आर्टिकल 368 में छिपा है। यूपीएससी हो या बीपीएससी या स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम में आर्टिकल 368 से बार बार क्वेश्चन आता है, प्री मेंस दोनों में। तो आज हम लोग आर्टिकल 368 को समझेंगे एकदम आसान भाषा में। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का पावर है पार्लियामेंट के पास, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोई व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं है जिसको बार बार पार्लियामेंट जब चाहे तब एडिट कर दे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में फेर बदल का पावर है पार्लियामेंट को, ठीक, लेकिन ये पावर उसको मिला कहां से? ये पावर जो मिला वो उसको मिला आर्टिकल 368 से। 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो किसको संविधान संशोधन बोलेंगे? देखिए, आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल में कोई भी चीज का एडिशन हो जाए, मतलब उसमें कोई चीज जोड़ दिया जाए या कुछ वेरिएशन हो, कुछ बदलाव करें हम उस आर्टिकल्स में, उसके प्रोविजन में, या फिर रिपील कर ले, हटा दे कुछ, ये सारे को हम अमेंडमेंट कहते हैं। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 368 के सब क्लॉज 1 में, ठीक। अब एक बात जो यहां ध्यान देने वाला है कि सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव, वो सारा बदलाव 368 के अंदर नहीं आएगा, ठीक। तो अब देखते हैं कि आर्टिकल 368 के बाहर वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण बहुमत। साधारण, अरे एकदम साधारण, तो काम भी साधारण वाला होगा, मतलब कम लोगों का सपोर्ट चाहिए इसमें। कितने लोगों का? तो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई भी एक हाउस है, इसमें 400 लोग हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 400 लोग हैं, ठीक। अब 400 लोग में से मान लीजिए किसी दिन 300 लोग प्रेजेंट होंगे, सारे एमपी तो आएंगे नहीं, 300 लोग प्रेजेंट होंगे। इस प्रेजेंट जो 300 लोग हैं, ये प्रेजेंट है प्लस वोटिंग, और उसमें 200 लोग ही वोटिंग में भाग ले रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100 लोग बोल रहे हैं कि ना हम भाग ही नहीं लेंगे। तो इस 200 का 50% प्लस 1, यानी 101 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। अगर 101 मेंबर का सपोर्ट हो गया तो समझिए बिल पास हो जाएगा। अब इसका यूज कहां करते हैं? देखिए, उसका यूज कहां करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज में, जैसे आर्टिकल 2 में यूज करेंगे, आर्टिकल 3 में यूज करेंगे। फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, इसको चेंज करना, एमपी का सैलरी बढ़ाना, सिंपल मेजोरिटी में आएगा। इसके लिए 368 का यूज नहीं करेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 368 के अंदर कौन कौन सा अमेंडमेंट होता है। आर्टिकल 368 में जो प्रोसेस लगता है, जिस मेजोरिटी का यूज करते हैं हम लोग, जिस बहुमत का यूज करते हैं हम लोग, दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, दूसरे को भी स्पेशल मेजोरिटी होता है, लेकिन स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी होता है, ठीक। तो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी किसको कहते हैं। देखिए, स्पेशल मेजोरिटी किस चिड़िया का नाम है, देख लेते हैं सिंपल भाषा में। देखिए, वैसे तो स्पेशल मेजोरिटी 4 तरीके का होता है, ठीक। क्या होगा? एक स्पेशल मेजोरिटी होगा जो आर्टिकल 249 में हम लोग यूज करते हैं। एक स्पेशल मेजोरिटी होता है जो आर्टिकल 61 में हम लोग यूज करते हैं, यानी प्रेसिडेंट को हटाने में, इंपीचमेंट में। एक स्पेशल मेजोरिटी हम लोग यूज करते हैं, तीसरा नंबर, वो 368 में, जो आज हम लोग देख रहे हैं। और फोर्थ जो हम लोग देखते हैं वो 368 प्लस 50% ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन। तो ये दोनों आज हम चर्चा करेंगे। इन दोनों को, इन चारों को स्पेशल मेजोरिटी ही बोला जाता है, लेकिन अमेंडमेंट के लिए इन दो का यूज होता है, ठीक। देखिए, 368 में जिस स्पेशल मेजोरिटी का जिक्र किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखिए, इस स्पेशल मेजोरिटी में क्या होगा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत।
एक किताबी भाषा में बहुत टफ लिखा है, लक्ष्मीकांत में भी घुमा घुमा के लिखे हुए, सीधा सा मतलब समझा देते हैं। टू बाई थर्ड प्रेजेंट वोटिंग का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि 600 लोग उस दिन प्रेजेंट है, उस दिन जिस दिन ये बिल लाया गया, ठीक, उसका 2/3, इसका 2/3 कितना हो गया? 400, यानी कि 400 पक्ष में होने चाहिए, ठीक। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या हुआ? पूर्ण बहुमत। कि मान लो कि 1000 स्ट्रेंथ है टोटल मेंबर, उस हाउस का 1000 है, मान लो, ऐसा है नहीं, मान लो है, तो उसका 50% +1 यानी 501 लोग, बस यही है और कुछ नहीं है। दो तरीके का होगा, एक प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कुछ नहीं, एब्सोल्यूट जो टोटल मेंबर है, जो टोटल मेंबर है, माने 1000 है, 1000 का आधा से ज्यादा, आधा से कितना ज्यादा? एक ज्यादा, बस, यानी कि 501। तो मान लो 400 और 501 में कौन ऐसा नंबर हो जो दोनों को फुलफिल कर रहा है? तो 501, यानी कि 501 आपके पास है, तो आप 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक, संविधान को बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हम लोग देखे थे 368 में, दो टाइप का देखे थे, एक स्पेशल मेजोरिटी का देखे थे जो अभी हम लोग देखें, और उसके बाद स्टेट का रेटिफिकेशन भी जरूरी था। पार्लियामेंट कोई ऐसा अमेंडमेंट कर रहा है जिससे स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन पे असर पड़ रहा है, यानी कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का उस पर असर पड़ रहा है। एग्जाम्पल देके बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि जीएसटी आया था। जीएसटी क्या था? जीएसटी स्टेट के टैक्स को कट कर रहा था। दूसरा चीज कि सुप्रीम कोर्ट के पावर में अगर कोई चेंजिंग कर रहे हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट केवल स्टेट का या केवल सेंट्रल का तो नहीं है, उसमें तो स्टेट का भी रोल है, तो उसके लिए रेटिफिकेशन जरूरी है। मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से आप कुछ संशोधन करना चाह रहे हैं, तो प्रेसिडेंट केवल सेंट्रल के तो नहीं है, वो तो स्टेट के भी हैं। तो सेंट्रल कल को चाहे कि प्रेसिडेंट को कहूं कि नियम कानून को हम अपने हिसाब से मोल्ड कर दें, तो चलेगा नहीं, फिर फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं। तो इस वजह से वैसा जो अमेंडमेंट जो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन पे चेंज लाता है, उस पर प्रभाव लाता है, उस पर इफेक्ट डालता है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर पे जो इफेक्ट डालता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्टेट का रेटिफिकेशन यानी स्टेट की सहमति जरूरी है, ठीक। अब क्वेश्चन है कि स्टेट की सहमति जरूरी है, तो कितने स्टेट की जरूरी है? देखिए 50% स्टेट की ही सहमति जरूरी है। अब एग्जाम में ट्रैप क्या करेगा आपको? एग्जाम में ट्रैप क्या करेगा कि स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि हाफ स्टेट +1, सिंपल मेजोरिटी साइड की तरह नहीं, हाफ ऑफ द स्टेट, केवल आधा राज्य से एक ज्यादा नहीं। ये ट्रैप ये बार बार फंसाता है, हर एग्जाम में फंसाएगा आपको। दूसरा चीज, अगर स्टेट के पास आ गया रेटिफिकेशन के लिए, तो स्टेट किस मेजोरिटी का यूज करेगा? स्टेट सिंपल मेजोरिटी का यूज करेगा। स्टेट के पास आ गया का मतलब क्या है? स्टेट का जो लेजिस्लेटिव है, विधानसभा है, उसके पास आ गया, तो वो क्या करेगा? वो फिर स्पेशल मेजोरिटी का यूज नहीं करता है, वो सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% +1 प्रेजेंट एंड वोटिंग का सिंपल मेजोरिटी। तो ये भी ट्रैप है। एग्जाम में क्या करेगा कि स्टेट का जो रेटिफिकेशन है ये भी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होगा, या फिर लिख देगा कि इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू होगा। नहीं, इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू नहीं होगा। स्टेट में जो मेजोरिटी चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव में, ये केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी कहां चाहिए? वो पार्लियामेंट में चाहिए, ठीक। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन का, अमेंडमेंट का पावर देता है पार्लियामेंट को, लेकिन ये जो पावर है ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड पावर है। और ये जो लिमिट लगाता कौन है? ये जो लिमिटेशन है ये लगाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक। यानी संविधान में संशोधन का, बदलने का पावर पार्लियामेंट के पास है, ठीक, लेकिन तुम जो मर्जी वो नहीं कर सकते हो। पजामा को फाड़ के रुमाल नहीं बना सकते हो। तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अपने आप में ये टॉपिक है ना, बहुत लंबा टॉपिक है, कम से कम 1 घंटा का तो लेक्चर इस पर आएगा ही, तो शॉर्ट में इसको देखेंगे। देखिए
हमारे यहाँ ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच है? आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। कैसे बताते हैं, देखिए। आर्टिकल 13 क्या करता है कि कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करे तो वो लॉ है ही नहीं। मतलब ये जो 13 जो एग्जांपल देता है कि व्हाट इज नॉट लॉ, क्या कानून नहीं होगा। तो वैसा कानून जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करे वैसा कानून नहीं होगा। अगर 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 पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे कानून को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता है। मतलब ऐसा कानून निरस्त हो जाएगा, प्रभावी नहीं होगा। ठीक, ये आर्टिकल 13 कहता है। ठीक, अब आर्टिकल 368 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल राइट भी है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आर्टिकल 13 के अनुसार कि क्या कानून नहीं है, क्या नहीं है, तो वैसा कोई कानून जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करे वो कानून नहीं है। अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, करेगा। दूसरी तरफ 368 में क्या कह रहा है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट पे किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हाँ ये कर सकते हैं। और इसी कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजल्ट है वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच का जो लड़ाई है वो हम बताएं कि उसका कारण है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आर्टिकल 13 क्या कहता था कि कोई भी ऐसा लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। 368 क्या बोलता था? पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना 1951 से ही शुरू हो गया था, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था नेहरू के समय से ही। शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि नहीं, आर्टिकल 368 जो है ये पावरफुल है आर्टिकल 13 से। यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है। ठीक, फिर कहानी आगे बढ़ा। फिर 1964 में एक 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। फिर फंडामेंटल राइट को यहां वायोलेट किया जाता है, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, आर्टिकल 368 मोर पावरफुल देन आर्टिकल 13। ठीक, मतलब यहां भी पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है, मुहर लग गया। फिर कहानी आगे बढ़ती है। 1967 में सज्जन सिंह का जो केस होता है, जो वर्डिक्ट होता है, जो ऑर्डर होता है, उसको चैलेंज किया जाता है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि नहीं, आर्टिकल 13 जो है ये पावरफुल है आर्टिकल 368 से। यानी यहां पे कहानी में ट्विस्ट आएगा। पहले का दो जो केस हुआ, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, दोनों में कौन विनर हुआ? 368। यानी पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि कोर्ट बोला कि नहीं नहीं, कुछ भी तुम चेंज नहीं कर सकते हो, तुम फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकते हो। बाकी तुम कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट को तुम टच भी नहीं कर सकते हो। तो गोलकनाथ को के केस को जवाब देने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट होता है 1971 में। कौन थी? इंदिरा गांधी। दो चीज यहां जानने वाला है, एक कि आर्टिकल 13 किसी भी तरीके से 368 पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। ठीक। दूसरा, इसमें क्या बदलाव होता है कि 368 के थ्रू जो अमेंडमेंट पावर है पार्लियामेंट को, ये केवल पार्लियामेंट के कंट्रोल में है। मतलब प्रेसिडेंट उसको वीटो नहीं कर सकते। इन दो प्रोविजन से 368 के थ्रू पार्लियामेंट का पावर बढ़ गया। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ? पार्लियामेंट का फिर पावर बढ़ गया। इसको फिर चैलेंज किया गया। केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। लैंडमार्क केस है ये, 1973 में हुआ था ये। हाँ, इसको शॉर्ट में समझते क्या है। केशवानंद में अल्टीमेट क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि ठीक है, 368 के थ्रू आप किसी भी पार्ट को बदल सकते हैं, इवन फंडामेंटल राइट को भी आप बदल सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं बदल सकते। यहीं से एवोल्यूशन होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। यानी आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को जो राइट मिला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो अनलिमिटेड नहीं था, उस पर लिमिट लग रहा था। लेकिन लिमिट लगाने वाला आर्टिकल 13 नहीं था, लिमिट लगाने वाला जो था वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि 368 का यूज करके पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी बदल सकती है आज भी, लेकिन उस पार्ट को नहीं बदल सकती जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट सारे बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है, कुछ फंडामेंटल राइट है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। जैसे क्या हुआ, आर्टिकल 14 जो बेसिक स्ट्रक्चर है, 19, 21, 32, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, इसको नहीं बदल सकता है पार्लियामेंट। एक चीज याद रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी डिफिनीशन नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट। उसको पता था कि अगर हम डिफिनीशन देंगे ना तो पार्लियामेंट उसको भी बदल देगा, इसलिए एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है कि फेडरलिज्म है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सेक्युलरिज्म है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेक्स रेक्स जो यही है लेक्स रेक्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसके अलावा ईटीसी, इसके अलावा आने वाला जो भी जजमेंट है उसमें क्लियर होगा कि इसमें और क्या ऐड होते जाएगा। देखिए 360 का कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। मतलब बिल लाने से पहले पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है, मतलब बिना परमिशन के ही बिल लाया जा सकता है। ठीक। दूसरा है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, कहीं भी। तीसरा है कि इसमें ज्वाइंट सेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ठीक। फोर्थ देखते हैं हम लोग कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट का जो एसेंट है, मतलब सहमति, ये देना एकदम जरूरी हो गया। मतलब आप वीटो नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग ने आर्टिकल 368 देखा और बेसिक स्ट्रक्चर देखा। अब आपको क्या करना है कि यहां हम 9 MCQ ऐड किए हुए हैं, आप उसको पॉज कीजिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कमेंट में। जैसे ए का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे करके। ठीक। और इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।